राम मंदिर के नाम पर, जातिवाद के नाम पर टैक्स देने में हर्जी क्या है? राजनीति अब जातिवाद हो गई है। हम हिंदू हैं और हम एक हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। देश के लिए खतरा साबित हो सकती है। भाजपा के मुद्दे गलत है। आज है हमारे साथ बेहद खास मेहमान जो कि एक पत्रकार हैं। ये ना ही किसी राजनीतिक दल से हैं और ना ही किसी फैशन इंडस्ट्री से है, बट इन्होंने अपने हुनर से एक वर्चस्व बना लिया है और लोगों के दिलों में जगह बना ली है। तो आज है हमारे साथ संचित माथुर। तो आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे पॉडकास्ट चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया है, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक पत्रकार के तौर पर आपने कई इलेक्शंस कवर किए हैं, तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आप देश की राजनीति पर क्या बोलना चाहोगे? आज देश की राजनीति, चाहे वो कोई पार्टी हो चाहे सरकार हो, पहले तो वो अपने कार्यकर्ताओं से बहुत दूर हो गई है। आज कार्यकर्ता अपने नेता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ ये, आज हमारे देश की जो राजनीति है वो सांप्रदायिकता की तरफ चली गई है। हमारे देश की राजनीति से आज विकास के मुद्दे दूर होते जा रहे हैं। एंड दुर्भाग्य ये है कि देश की जनता ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया है, उन मुद्दों को, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो। मेरे ख्याल से देश की जनता को वही मुद्दे चाहिए जो उनको बड़ी बड़ी पार्टियां दिखा रही है। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको सड़कें नहीं चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए, उनको रोजगार नहीं चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। तो ये हमारे देश एक स्वस्थ राजनीति की तरफ नहीं जा रहा है। आपके अनुसार प्रेजेंट टाइम में वोटिंग ट्रेंड क्या है या किन मुद्दों के ऊपर वोट गिरते हैं? यदि आज की परिस्थिति देखें तो वोटिंग ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का यूथ मोदी जी से काफ़ी इंस्पायर्ड है। और यही नहीं, देश में राजनीति अब जातिवाद हो गई है। आप विकास के मुद्दों पर आज वोट नहीं गिर रहे हैं। आज लोग रोटी, कपड़ा और मकान के मुद्दों पर वोट नहीं दे रहे हैं। आज लोग वोट दे रहे हैं राम मंदिर के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, धारा 370 के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर, जो मुझे लगता है एक स्वस्थ राजनीति नहीं है और आने वाले टाइम में ये देश के लिए खतरा साबित हो सकती है। पर इसमें गलत भी क्या है? हम हिंदू हैं और हम एक हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा देश हिंदुत्व हो, बट मेरी पहली प्रायोरिटी हमें सोचनी पड़ेगी कि हमारे को पहली प्राथमिकता में ज़रूरत क्या है। क्या हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, या हम सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र के बदौलत बैठे रहेंगे? हमारा एक समय एक देश ऐसा भी था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर एक सरदार थे और हमारे राष्ट्रपति एक मुस्लिम। तो आप क्या मानते हैं, भाजपा के मुद्दे गलत है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता कि भाजपा के मुद्दे गलत हैं। भाजपा से पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। उनका जो विजन था कि अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को लाभ मिले, मैं भी उसी सिद्धांत पे काम करता हूँ, उसी सिद्धांत पे आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या हमारे देश के नेता वो आम आदमी को क्या सहूलियत दे रहे हैं। केवल एक तबके को विशेष आप अधिकार दे देते हैं। एक गरीब है, वो गरीब अपनी ज़िंदगी काट रहा है, एक अमीर आदमी की ज़िंदगी काट रहा है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए क्या विजन है प्रधानमंत्री का या देश के नेताओं का, वो प्रधानमंत्री को सामने रखना चाहिए। आज जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल केवल और केवल जीएसटी थोपता जा रहा है, लेकिन उस जीएसटी का बोझ किस पे आ रहा है? आप पे और मेरे पे आ रहा है, एक मिडिल क्लास पे आ रहा है। यदि आज आप मान लीजिए देश के पास जीएसटी को लेके क्या विजन है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि आप देखते हैं ट्रेंड को, अगर आप 5 लाख में उस कार को, मतलब 5 साल के डेप्रिसिएशन के बाद उस कार को बेचते हैं और उस पर अगर आप 1 लाख में उसको बेच रहे हैं तो उस पर 5 लाख पे आपको जीएसटी देना पड़ रहा है। यानी कि लगभग आपको 5 लाख पे लगभग 90,000 रुपये जीएसटी देना पड़ रहा है। तो 10,000 रुपये आप उस पर अर्न कर रहे हैं। 10,000 रुपये तो आई एम श्योर कोई आपके दोस्त कहेंगे कार बेचिए, हमें पार्टी दे दे। तो ये विजन ही नहीं है। आज आप एक साधारण पॉपकॉर्न खा रहे हैं, उस पर जीएसटी अलग है। अगर आप सॉल्टेड पॉपकॉर्न खा रहे हैं सिनेमा घर में, उस पर जीएसटी अलग है। और अगर आप कैरेमल पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो फिर आप लेविश आदमी हैं, उस पर आपको सरकार बहुत ज़्यादा जीएसटी वसूल कर रही है। तो सरकार को समझना पड़ेगा कि हम किस तबके को राहत दे रहे हैं, हम किस तबके को हैरास कर रहे हैं। सरकार को उस क्षेत्र में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो टैक्स देने में हर्जी क्या है? इस टैक्स से जनता का विकास ही तो होगा। टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम टैक्स किस वर्ग से वसूल कर रहे हैं वो मैटर करता है। सरकार जो रिच क्लास है उनसे उसी दर पे टैक्स वसूलती है जो मिडिल क्लास का हायर वर्ग है। और इसके लिए हमें आप एक उदाहरण लीजिए, जैसे आपने कार ली, तो आप जब कार लेते हैं तो आप सारे टैक्सेस दे देते हैं।
उसके बाद उसको आप बाहर निकालेंगे तो आप टैक्सेस देंगे, आप रोड टैक्स देंगे, आप टोल देंगे, टोल टैक्स भी देंगे। इसके अलावा आप छोटे मोटे सेस भी जुड़ते जाएंगे। तो जब आपने एक बार टैक्स दे दिया तो सरकार बार बार टैक्स वसूल कर रही है। आप इनकम टैक्स देते हैं, आप रेस्टोरेंट जाइए तो खाने में टैक्स ले लेंगे, आप कपड़ा लेने जाइए फिर टैक्स ले लेंगे। तो ये जो टैक्स का खेल है, इस खेल को समझना पड़ेगा। ऐसे तो अपन पानी की बोतल के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, बट उससे जनता का विकास ही तो हो रहा है ना। आज हर गांव में रोड है, लाइट्स है खंबे पे। मेरे ख्याल से आई थिंक आप 10 साल पहले तो बिल्कुल अंधेरे में ही रहते थे और उस वक्त तो रोड्स हुआ भी नहीं करती थी। ये जो 10 साल में ही विकास हुआ है, 10 साल में ही सड़कें बनी, मैं ऐसा नहीं है। आज सरकार कहती है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। एक बात बताइए, आपके घर में अगर 2 जने रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, तो क्या आप 8 कमरों का घर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। लेकिन जिस दिन आपके घर में 8 लोग हो जाएंगे उस दिन आप 8 कमरे जरूर उसको एक्सपेंड करेंगे। तो सरकार का काम है एक्सपेंड करना। आज जिस तरह से जनसंख्या थी उस हिसाब से पहले सड़कें, अब जनसंख्या बढ़ती जा रही तो उस हिसाब से सरकार उसको विकास कर रही है। मुझे याद है हम पहले 2 लेन में चलते थे, एक तरफ से बस जाती थी, एक तरफ से बस आती थी। जब लोग बढ़ने लगे तो 4 लेन हुई, 4 से 6 लेन हुई, 6 लेन से 8 लेन हुई। तो ये तो सरकार का दायित्व है, ये विकास करना सरकार का दायित्व है। लेकिन सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि वो जनता पर कितना भार डाल रही है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अमीर से उस हिसाब का टैक्स लिया जाए, रिच पर्सन से, और मिडिल क्लास से उसके हिसाब का लिया जाए। मेरा तो मानना है कि रिच आदमी से तो कभी टैक्स लिया ही नहीं जाता है। उनके पास तो एक फौज बैठी होती है जो उनके टैक्स को मैनेज कर देती है। जो भार होता है वो मिडिल क्लास पे ही आता है, और मिडिल क्लास अपना रोज़ सुबह उठता है 10 बजे और शाम को 6 बजे तक नौकरी करता है। उसको बीच में अगर एक इनकम टैक्स का एक कागज़ मिल जाता है ना, वो वैसे ही घबरा जाता है और वो अपना टैक्स भर देता है। तो सरकार को समझना पड़ेगा कि सरकार किसके लिए काम कर रही है। हाँ, वही वाली बात है कि अमीर तो अमीर हुए जा रहे हैं और गरीब हुआ जा रहा है। हाँ, वही रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बात की जाए तो राजस्थान में हमें हर 5 साल में पार्टी चेंज होती हुई दिखती है। हर पार्टी अपने शासनकाल में बेहतर कार्य करती है, बेहतर विकास करती है, बट ऐसा क्यों होता है? यदि राजस्थान के ट्रेंड को देखा जाए, वोटिंग स्टाइल को देखा जाए, तो यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी रही है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता के विरुद्ध वोट डालना। सत्ता के विरुद्ध। यदि आप राजस्थान के ट्रेंड को समझेंगे तो आप देखेंगे कि 1998 में अशोक गहलोत जी की सरकार बनी थी। और अशोक गहलोत जी की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन फिर भी जनता ने उनको बदल दिया 2003 में। 2003 में उन्होंने एक नया नेता चुना जिनका नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा जी ने भी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन जनता ने उनको भी 2008 में बदल दिया। 2008 में उन्होंने फिर से पुराने नेता को चुना, अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत साहब ने फिर से बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जनता ने फिर से उनको 2013 में बदल दिया और फिर से वसुंधरा जी को लिया है। इस बार वसुंधरा जी ने पूरा खजाना खोल दिया, लेकिन जनता ने फिर भी उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया और एक बार फिर से सत्ता में आया अशोक गहलोत साहब। यदि आप पिछली सरकार में देखेंगे तो अशोक गहलोत साहब ने बहुत अच्छे चहुमुखी विकास के काम किए, चाहे उसमें वो निःशुल्क दवा योजना हो, निःशुल्क चेकअप हो, राइट टू एजुकेशन हो। लेकिन फिर भी जनता का ट्रेंड राजस्थान में ये है कि उनको हर चुनावों में एक नया नेता चाहिए, जिसका परिणाम रहा कि इस बार फिर से भाजपा की सरकार चुनी गई है और भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया इस बार। जी बिल्कुल। पत्रकार के तौर पर आपने कई पॉलिटिकल रैलियां कवर की हैं, तो क्या ये नेता वैसे ही होते हैं जैसे इलेक्शन के पहले जनसंवाद करते हैं? हर व्यक्ति की अपने नेता से एक अपेक्षा होती है। हर क्षेत्रवासी की अपने जो विधायक होता है उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं। जब इलेक्शन मोड में सरकार होती है या पार्टीज होती हैं, वो खूब चुनावी वादे करती हैं और वो कोशिश भी करते हैं कि उनको धरातल तक लेके आया जाए। लेकिन जनता की अपेक्षाएं अपने नेता से इतनी होती है कि वो जो नियम के विरुद्ध है ना, वो काम भी अपने नेता से चाहते हैं, जिसके कारण नेताओं का मुख्यतः हारने का कारण ही ये रहता है कि जनता की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब वो उनके पास कोई काम लेके जाते हैं, उनसे नियम विरुद्ध कोई काम बोलते हैं और वो काम नहीं हो पाता है, तो जनता के मन में बैठ जाता है ये हमारा काम नहीं करता है। तो जनता को यहाँ पे समझना होगा कि किन कामों को एक राजनेता कर सकता है, पार्टी कर सकती है, किन कामों को नियमों को बदलवा के किया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो किए ही नहीं जा सकते हैं। ये मुख्यतः देखना पड़ेगा। बट कई बार ऐसे समीकरण बैठते हैं कि वो वादा तो कर देते हैं और वो होना है काम, बट वो करते नहीं उस चीज को। इसका मुख्य कारण लाल फीताशाही है, ब्यूरोक्रेसी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटिकल विल किसी काम को करवाने में हो सकती है, लेकिन फिर भी वो जो भेंट चढ़ता है वो अफसरशाही की
भेंट चढ़ जाता है, क्योंकि अफसरशाही इतनी हावी हो जाती है किसी काम को करने में नेताओं के विरुद्ध कि वो काम हो ही नहीं पाते हैं। इसके कारण जनताओं की अपेक्षा नेताओं से टूटती है और नेता हार जाते हैं। ठीक है, बट इसके पीछे ये कारण भी तो हो सकता है ना, नेता अपने पद पे आने के बाद कर्तव्यों को भूल जाता है। ये वास्तविकता है। नेताओं को जब वोट चाहिए होते हैं वो जनता के बीच में जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर नेता ऐसा होता है। मैंने अपने जीवन में बहुत नेता देखे हैं। अगर राजस्थान के नेताओं की बात करूं तो मैंने परशुराम मदेरणा को भी देखा है, महिपाल मदेरणा को भी देखा है, राजेंद्र राठौड़ को भी देखा है, वसुंधरा राजे सिंधिया को भी देखा है, प्रताप सिंह सिंघवी को भी देखा है, अनीता बघेल को भी देखा है, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा जानता हूँ और व्यक्तिगत तौर पे मैंने इनकी कार्यप्रणाली देखी, इनकी कार्यशैली देखी है। ये लोग वो हैं जो सुबह 4-4, 5-5 बजे तो जन सुनवाई करने बैठ जाते हैं और जनता और अधिकारियों को सुबह 5-5 बजे से फ़ोन करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेता काम नहीं करना चाहते, लेकिन होता यही है कि अफसरशाही जो है ना वो बहुत हावी हो जाती है। नेताओं को हाँ भर दी जाती है, लेकिन जनता को, जब जनता उनके पास वो कागज़ लेके पहुँचती है ना तो वो उनको घुमाते रहते हैं, उससे वो आदमी हार जाता है और एंड में उसका जो फर्क पड़ता है वो वोट पे पड़ता है। वोट ना देने के कारण फिर वो नेता हार जाता है। आपके अनुसार कौन सा राजनीतिक दल बेहतर है? राजनीतिक दल वही बेहतर है जो जनता के हितार्थ काम करे। सब पार्टियों के अपने विजन होते हैं, अपने एजेंडे होते हैं। यदि हम वसुंधरा जी के राजनीतिक विकास को देखें, यदि हम वसुंधरा जी के एजेंडे को देखें तो वसुंधरा जी का हमेशा एजेंडा इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है कि राजस्थान को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर ग्रो किया जा सके, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, रोड्स में हो, लाइक सड़कों की लाइट्स में हो, या मतलब लाइक बड़ी बिल्डिंगें बनाने में हो। वहीं अशोक गहलोत का हमेशा विजन ये रहा है कि कैसे हम मेडिकल एंड हेल्थ को सुधारें, एजुकेशन को सुधारें, फूड सिस्टम को बेटर करें, हर आदमी को खाना मिल सके, हर आदमी को रोजगार मिल सके। तो सबके अपने अपने एजेंडे होते हैं, उन एजेंडे को लेके वो लोग चलते हैं। जहाँ तक पसंदीदा पार्टी की बात है तो मैं किसी पार्टी को फॉलो नहीं करता, मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा नहीं हूँ, मेरी किसी भी पार्टी के साथ सदस्यता नहीं है। जब भी सरकार आती है मेरा काम रहता है जो सरकार अच्छा काम करती है उसकी तारीफ करना, और जो सरकार गलत काम कर रही है। आपका पसंदीदा राजनेता कौन है? जहाँ तक पसंदीदा राजनेता की बात है तो मेरे को 2-3 राजनेता बहुत पसंद है, लेकिन अगर नंबर 1 पे जहाँ तक प्रभावित होने की बात है या पसंद करने की बात है, मैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी से बहुत प्रभावित हूँ। इसके अलावा अगर डिसीजन पावर्स जिसके पास हुआ करती थी या जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता था, उस मामले में मैं इंदिरा गांधी जी से बहुत प्रभावित हूँ। और जहाँ तक जनता को फ़ायदा देने की बात है, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को लाभ मिल सके, तो उस विजन के अनुसार मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत प्रभावित हूँ। हाल ही में देश ने बहुत बड़ी शख्सियत को खोया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाल ही में उनका स्वर्गवास हुआ, तो उनके बारे में आपके क्या विचार थे या है? जहाँ तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बात है, वो वित्तीय मामलों के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने हमारे देश को उन परिस्थितियों में भी संभाले रखा जब विदेश, जिसमें अमेरिका, लंदन जैसे देश जब इकोनॉमी तौर पे शटडाउन हो रहे थे, हमारे देश स्थिर खड़ा हुआ था। हमारे देश के एक भी व्यक्ति की उस समय नौकरी नहीं गई, ये हमारे लिए गर्व की बात है। यही नहीं, आप एक समय था जब हमारे पास सिर्फ 30 दिन देश चल सकता था, उतना सा पैसा था। तब मनमोहन सिंह जी की सूझबूझ से हम लोगों ने हमारे देश के सोने को विदेश में गिरवी लगा, वहाँ से 300 करोड़ रुपया कर्ज उठाया और उस कर्ज से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा और सुदृढ़ किया। और यदि आज हमारे देश को देखें तो आज हम 5 टॉप इकोनॉमिकल देशों में शुमार हैं। तो इसकी नींव आई एम श्योर मनमोहन सिंह जी के द्वारा ही रखी गई थी। हाँ, आज की जीडीपी अपनी इंडिया के टॉप 5 में है। और आज हमारे देश की जो जीडीपी है वो टॉप 5 में है, और मुझे लगता है कि इसकी नींव जो है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ही रखी थी। पत्रकारिता के बाद आप राजनीति में अपना क्या भविष्य देखते हो? जहाँ तक भविष्य की बात है, मैं वर्तमान में भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैं कई सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ जो बेटियों की शिक्षा पे काम कर रहे हैं, स्वच्छता पे काम कर रहे हैं। बट होता क्या है कि यदि आपको कुछ अच्छा काम करना है ना, तो आप संगठनों से जुड़ सकते हैं, लेकिन इन सब को करने के लिए आपको पावर की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो मेरा भविष्य में सोच तो यही है कि मैं कभी ना कभी राजनीति में उतरूं, बट ये सब समय बताएगा। वर्तमान में मैं कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूं और उनके साथ मैं बहुत खुश हूं। जर्नलिस्ट के तौर पे आपने कई नेताओं के इंटरव्यू लिए होंगे, कई आर्टिकल लिखे होंगे, और आपका खुद का भी एक समाचार पत्रिका है मत बहुमत नाम से। तो इसके पीछे का आपने कैसे जर्नलिज्म की शुरुआत की या स्ट्रगल? 2003 में मैंने अपना जर्नलिज्म स्टार्ट किया था। ठीक है। व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, जब मैं 10वीं क्लास में था
तब मैंने पॉकेट मनी के तौर पे जर्नलिज्म शुरू किया था, लेकिन धीरे 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 बढ़ते बढ़ते फिर मैंने इसको अपना करियर बनाया। मैंने काफ़ी सेक्टर में लिखा। मैंने पॉलिटिकल तो अभी शुरू किया 2010 में, लेकिन उससे पहले मैंने सिनेमा पे लिखा, कॉरपोरेट पे लिखा। फिर 2008 या 2010 से मैंने पॉलिटिकल लिखना शुरू किया एंड फिर वो चलता ही गया, चलता गया। उसके बाद मैंने 2010 में अपना एक अखबार है मत बहुमत नाम से, उसको शुरुआत की और बस फिर वो हिस्ट्री होगी और अब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे को अच्छे लोगों का साथ मिलता गया और मैं बढ़ता गया। जैसा कि हमें पता है आपका शादिया का भी स्टार्टअप है जी, उसके 5 सीजन निकल चुके हैं और 6ठा सीजन अब आने वाला है जी। तो उसके पीछे का आपका विजन क्या है? मेरा विजन ये है कि मैं अंतिम छोर के आदमी को फ्रंट लाइन में लेके आऊँ। शादियाँ मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया था जहाँ पे मेरा विजन ये था कि एक आम आदमी अपनी शादी की तैयारी कर सके। एक सपना होता है एक पिता का कि वो अपनी बेटी की शादी करे, एक भाई का सपना होता है वो अपनी बहन की शादी करे। उस सपने को आज हर आदमी जीना चाहता है, लेकिन अब क्या हो गया, इवेंट प्लानर्स हो गए और वो सपने पीछे रह गए। मैं ये चाहता हूँ कि हम एक ऐसा छत बनाएं जहाँ पे शादी से रिलेटेड हर चीज़ अवेलेबल हो और एक आम आदमी अपनी बेटी की शादी एक ही जगह आके हर चीज़ अवेलेबल करवा पाए। जहाँ तक विजन की बात है, हम इसको अभी राजस्थान कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में ही जाना जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि शादियाँ से भी राजस्थान जाना जाए और राजस्थान से शादियाँ जानी जाए। इस दिशा में हम लोग काम करें। अभी हम लोगों ने इसको फैशन शो के तौर पे किया जहाँ पे हम लोग गोल्ड ज्वेलरी शोकेस करते हैं एंड आने वाले टाइम में हम इनको लाइक एग्जीबिशंस में भी लेके जाएंगे, यहाँ पे अच्छे स्पीकर्स को भी बुलाएंगे एंड फिर वो एक विजन है, वो बहुत बड़ा है जिस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। पत्रकार के तौर पर आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए संवाद करते हैं, तो लोगों के बेहतर जीवन के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? लोगों को अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए मेरे को लगता है सबसे एक मूल मंत्र है लेट गो करने का। जिस दिन व्यक्ति लेट गो करने लग जाएगा ना, बुरी बातों को, अच्छी बातों को अडॉप्ट किस तरह से वो करता है वो मैटर करता है। यदि आपका साथी, आपका दोस्त आपके लिए कुछ बुरा बोल रहा है या बुरा कर रहा है, उसको लेट गो कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अपने मन में कोई द्वेषतापूर्वक कुछ मत रखिए, उसके प्रति नफरत मत रखिए। जिस दिन आप इस तरह से चलने लग जाएंगे ना, आप बहुत खुश रहने लग जाएंगे। और मुझे लगता है ये ज़िंदगी जो है ना, गिव एंड टेक है। आप जितना देंगे ना, आई एम श्योर ईश्वर आपको उससे कई गुना लौटाता है। कई गुना लौटाता है। ये यूनिवर्स है। आप जितना अच्छा बोलेंगे, यूनिवर्स आपको उसी तरह से रिवर्ट करेगा। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो आप ही को वो नेगेटिव लगेगा, क्योंकि ब्रह्मांड है। आप जो भी बोलते हैं ना, वो इस सृष्टि में घुल जाता है, मिल जाता है, चला जाता है। आप जितने सॉफ्ट रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे ना, वो मदद लौट के आपके पास ही आती है। आपने देखा होगा कई बार कई बहुत बड़े बड़े सीरियस केसेस हो जाते हैं, एंड में डॉक्टर यही कहता है अब आप इनके लिए दुआएं मांगिए। और वो दुआएं कहाँ से आती है? हम सब के बीच में से आती है। हम किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, वो दुआएं आपको ही लौट के वापस मिलती हैं। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप लेट गो करना सीख जाइए, आप जीवन में बहुत खुश रहेंगे। तो सर, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हम दुआ करेंगे कि आप ऐसे ऊंचाइयों पे पहुंचे। तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे पॉडकास्ट में? बस धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, याद किया। आगे भी मुझे बुलाते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए एंड दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।